यह सब सुनते हुए, अनुभव करते हुए मुझे अपना भान ही नहीं रहता था। मैं अपनी आंखों और कानों में प्राणों की सारी शक्ति लगा दम रोक कर मास्टर के हाव भाव, ध्वनि, गति, चाल और रस पीता रहता। मास्टर इतनी अच्छी तरीके से कविता सुनाते थे कि जो लेखक था वह अपने आप को भूलकर मास्टर की लय, ताल और उनकी कविता सुनाने की जो तरीका था, उनकी अभिनय करने का जो तरीका था, उनमें खो जाते थे। सुबह शाम खेत पर पानी लगाते हुए या ढोर चराते हुए अकेले में खुले गले से वह सारी कविताएं मास्टर के ही हाव भाव, यति, गति और आरोह अवरोह के अनुसार ही गाता। अब लेखक को ऐसी धुन चढ़ी थी मास्टर की, जैसे मास्टर गाते थे, जिस तरह से मास्टर कहाँ पर रुकते, कहाँ पर अपनी आवाज में तेजी लाते, कहाँ पर धीरे से बोलते हुए, उस तरह से उसी तरीके से सेम टू सेम जो है वो लेखक जो है वो भी अभिनय करते, जब वो खेतों में या तो पशु चरा रहे होते या पानी डाल रहे होते तब। उन कविताओं के अर्थों से खेलता हुआ मैं आगे पीछे आता जाता था। मास्टर जिस प्रकार बैठे बैठे ही अभिनय करते थे, मैं पानी लगाते लगाते वैसा अभिनय करता था। क्यारियां पानी से कब की भर गई है इसका भान भी नहीं रहता। अब जो लेखक थे वो अभिनय और कविता बोलते इतना मशगूल हो जाते थे कि उन्हें पता ही नहीं रहता था कि जो वो काम कर रहे हैं वो पूरा हो चुका, मतलब वो पानी डाल रहे क्यारियों में, क्यारियां भर चुकी है पानी से। इसका मास्टर की चाल पर दूसरी कविताएं भी पढ़ी जा सकती, इसका पता मुझे उसी समय चला। मास्टर जिस तरीका वही है मास्टर वाला, पर कविता अलग हो जाना, ये बात भी उनको बाद में पता चली। इन कविताओं के साथ खेलते हुए मुझे दो बड़ी शक्तियां प्राप्त हुई। पहले ढोर चराते हुए, पानी लगाते हुए, दूसरे काम करते हुए अकेलापन बहुत खटकता था। किसी के साथ बोलते हुए, गपशप करते हुए, हंसी मजाक करते हुए काम करना अच्छा लगता था। हमेशा कोई ना कोई साथ में होना चाहिए ऐसा लगता था। लेकिन अब अकेलेपन से कोई उब नहीं होती। मैं अपने आप से ही खेलने लगा। उल्टा अब तो ऐसा लगने लगता कि जितना अकेला हूँ उतना अच्छा। इस कारण कविता ऊंची आवाज में गाई जा सकेगी, किसी भी प्रकार तरह का अभिनय किया जा सकेगा। कविता गाते गाते थोड़ी थोड़ी करके नाचा जा सकता है। मैं सचमुच ही नाचने लगता था। अब लेखक जो थे उन्हें जैसे जैसे अपने बारे में पता चलता तो उन्हें ये पता चला कि पहले उन्हें अकेलापन बहुत खटकता था। वह खेतों में जब काम किया करते थे तो उन्हें कोई ना कोई साथ में चाहिए था, बात करने वाला, अकेले उन्हें रहना पसंद नहीं था। पर जैसे जैसे वह कविताएं और मास्टर जी से मिलते रहे तो उन्हें पता चला कि अब अकेलापन इतना उन्हें नहीं खटकता था, क्योंकि अब अकेले में वो खेल भी सकते थे, वो ऊंची आवाज में कविताएं पढ़ सकते थे, अभिनय कर सकते थे और चाहे तो कविताओं की धुनों पर नाच भी सकते थे। अब उन्हें और वे कभी कभी सच में नाचा भी करते थे। मैंने अनेक कविताओं को अपनी खुद की चाल में गाना शुरू किया। अब लेखक ने अपना खुद का तरीका बनाया कविता गाने का। पहले वह मास्टर के तरीके से गाते थे, फिर धीरे धीरे उन्होंने खुद का तरीका अपनाया। अनंत कारणेकर की कविता, जिसकी पहली पंक्ति इस प्रकार है: चांद रात पसरीते पांढरी गाया धनवी वरी। आपसे एक नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ये लाइन दे देंगे कि चांद रात पसरीते पांढरी गाया धनवरी, ये किसकी कविता की पहली पंक्ति है? तो अनंत कारणेकर इनकी। तो यहाँ पर आप टिक कर लीजिए, ये 1 मार्क्स क्वेश्चन में आ सकता है। को मैंने मास्टर की चाल से अलग अपनी चाल में बिठाकर गाई। यह चाल एक सिनेमा के गाने पर आधार थी। वह गाना केशव करनी जाति नामक छंद में था। उस कविता को मैं मास्टर की अपेक्षा ज्यादा अभिनय के साथ गाता था। चेहरे पर कविता के भाव पैदा करने का प्रयत्न करता था। अब जो लेखक थे वो अपने तरीके से गाते थे, तो उन्होंने जो अनंत कारणेकर की कविता थी इसको अपने तरीके से गाया और इसमें अभिनय भी अपने तरीके से ही किया। मास्टर को मेरा प्रयत्न इतना अच्छा लगा कि उन्होंने 6ठी 7वीं कक्षा के सभी लड़कों के सामने मुझे बुलवाकर गवाया। कि मास्टर उनके इस कोशिश से बहुत प्रभावित हुए थे, तो उन्होंने जो लेखक थे उनकी इस प्रस्तुति को 6th 7th के जो बच्चे थे उनके सामने भी उनसे गवाया कि कैसे उन्होंने ये जो कविता है उसे कैसे गाया है। पाठशाला के एक समारोह में भी उससे गवाया। इसके कारण मुझे लगा कि मेरे कुछ नए पंख निकल आए। इस कारण लेखक को लगा कि हाँ, उनमें कुछ तो बात है। मास्टर स्वयं कविता करते थे। अनेक मराठी कवियों के काव्य संग्रह उनके घर में थे। वह उन कवियों के चरित्र और उनके संस्मरण बताया करते थे। इसके कारण ये कवि लोग मुझे आदमी ही लगने लगे थे।
जैसे जैसे मास्टर लेखक को बताते थे कि कविता, कवि और उनके बारे में, तो लेखक को लगने लगा था कि हाँ, कवि जो होते हैं वो भी हमारी तरह आम आदमी ही होते हैं। खुद सौंदर्यलेखन मास्टर कवि थे, इसलिए यह विश्वास हुआ कि कवि भी अपने जैसा ही एक हाड़ मांस का, क्रोध लोभ का मनुष्य ही होता है। कि जो कवि होता है वो हम आम मनुष्यों की तरह ही हड्डी होती है उसके अंदर मांस होता है, और उसे भी क्रोध आता है, उसे भी लोभ होता है, वैसा ही एक मनुष्य होता है कभी भी, कुछ अलग नहीं होता। मुझे भी लगा कि मैं भी कविता कर सकता हूँ। मास्टर के दरवाजे पर छाई हुई मालती की बेल पर मास्टर ने एक कविता लिखी थी। अब जो मास्टर थे उन्होंने एक कविता लिखी मालती की बेल पर, जो कि उनके दरवाजे पर थी। किसकी बेल थी? मालती की बेल थी। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। वह कविता और वह लता मैंने दोनों ही देखी थी। अब दोनों को प्रत्यक्ष में देखा था लेखक ने, तो उन्हें लगा, उसके बाद इसके कारण मुझे लगता था कि अपने आसपास, अपने गांव में, अपने खेतों में कितने ही ऐसे दृश्य हैं जिन पर मैं कविता बना सकता हूँ। उसके बाद उन्हें लगा कि उनके आसपास ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन पर वो कविता लिख सकते हैं। तो अनजाने में ही उन्होंने बहुत सी चीजों पर लिखी, जैसे भैंस चराते हुए फसलों पर, जंगली फूलों पर। उन्होंने तुकबंदियां करना शुरू कर दी। तुकबंदी होता है कविता लिखना। उन्हें जोर से गुनगुनाते भी थे और मास्टर को दिखाते भी थे। कविता लिखने के लिए खीसा के कागज और पेंसिल रखने लगा। कभी वह न होती तो लकड़ी के छोटे टुकड़े से भैंस की पीठ पर रेखा खींचकर ही लिख देता था। यहाँ पर एक और प्रश्न बनेगा कि आप कैसे कह सकते हैं कि लेखक भी कविता बना सकते हैं। तो आप इस प्रकार कह सकते हैं कि जब लेखक को पता चला कि वह भी कविता बना सकते हैं, तो उन्होंने अनजाने में ही भैंस चराते हुए फसलों पर, जंगली फूलों पर कविताएं लिखी। उन्हें जोर जोर से गुनगुनाते थे, मास्टर को भी दिखाते थे। कविता लिखने के लिए वे खीसा के कागज और पेंसिल का प्रयोग करते थे, और कभी ये ना हो तो वह लकड़ी के छोटे टुकड़े पर भैंस की पीठ पर लिखा करते थे, या फिर पत्थर की शिला पर कंकड़ से लिख लेते थे। मतलब पत्थर की शिला होती थी स्लेट, स्लेट पर कंकड़ आप ईंट से मान सकते हैं। जब कंठस्थ हो जाती तो पहुंच देते। किसी रविवार के दिन एक आध कविता बन जाती तो सोमवार के दिन मास्टर को दिखाते। बहुत बार तो सवेरा होने तक भी धीरज छूट जाता। मतलब कभी कभी तो उन्हें ऐसा लगता था कि यार ब्रेन बस ये कविता तो अभी के अभी मास्टर को दिखानी, तो वह आधी रात को भी मास्टर के घर चले जाते थे। वे उसे देखते और शाबाशी देते और मास्टर उनकी तारीफ करते। और फिर कभी कभी तो कविता के शास्त्र पर एक पूरी महफिल हो जाती। मतलब कभी वे रात को देर रात मास्टर को दिखाने गए और मास्टर को इतनी अच्छी लगी, तो वहीं पर वह दोनों बैठ जाते थे और वो महफिल जम जाती थी। मतलब वहाँ माहौल बन जाता था कविता का। बोलते बोलते मास्टर बताते कवि की भाषा कैसी होनी चाहिए, संस्कृत भाषा का उपयोग कविता के लिए किस तरह होता है, छंद की जाति कैसे पहचाने, मतलब छंदों को कैसे पहचाने कविता के अंदर। हम जैसे पद्य में ढूंढते हैं कि किसमें कौन सा छंद है, उसका लय क्रम कैसा हो, लय क्रम मतलब गाने का तरीका। अलंकारों में सूक्ष्म बातें कैसी होती है, अलंकारों का भी एक शास्त्र होता है। कवि को शुद्ध लेखन करना क्यों जरूरी होता है, शुद्ध लेखन के नियम क्या होते हैं, आदि अनेक विषयों पर वे सहज बातें बताती थी। मुझे उनके प्रति अपनापन अनुभव होता। अब जैसे जैसे वो उनको बताते जाते तो लेखक और मास्टर जी के बीच में अपनापन का भाव उत्पन्न होने लगा। वे मुझे पुस्तक देते, अलग अलग प्रकार के कविता संग्रह देते। उन्होंने कई नई तरह की कविताएं सुनाई, तो लगा कि मैं इस धैर्य पर कविता बनाऊं। मतलब जो मास्टर थे वो नई नई तरीका से कविता बताते थे। हर कविता का अपना एक तरीका होता है, तो उससे लगता था लेखकों कि मैं भी इस पर एक कविता बना सकता हूँ, मैं भी इस तरीके से अपनी एक कविता बना सकता हूँ। फिर तो सारे दिन उस दिशा में मेरी कोशिश चलती। इन बातों से मैं सौंदर्य लेकर मास्टर के बहुत नजदीक पहुंच गया। जाने अनजाने मेरी मराठी भाषा सुधरने लगी। अब जैसे तैसे मास्टर और ये साथ में रहने तो इनकी मराठी भाषा पे पकड़ होने लगी। उसे लिखते समय बहुत सचेत रहने लगा। अलंकार, छंद, लय आदि की सूक्ष्मता को देखने लगा। शब्दों का नशा चढ़ने लगा और ऐसा लगने लगा कि मन में कोई मधुर बाजा बजता है। अब जैसे कविता का रस उन पर चढ़ने लगा तो उन्हें लगता था कि मतलब शब्दों में नशा है कुछ, मतलब शब्द जो है वो एकदम नशे की तरह उनके मस्तिष्क में चढ़ गए हैं, और जैसे उनके हृदय में एक मधुर सा संगीत बज रहा, ऐसा उन्हें प्रतीत होता था। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि जो सौंदर्यलेखन मास्टर थे वो लेखक को कविता के बारे में और कवि के बारे में क्या जानकारी देते हैं, तो या फिर कवि को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, सौंदर्यलेखन मास्टर के अनुसार बताइए। तो यहाँ पर ये वाली चीज की कवि की भाषा कैसी होनी चाहिए, संस्कृत भाषा का उपयोग होना चाहिए, छंद की जाति पहचानी आनी चाहिए, लय क्रम कैसा है,
अलंकारों की सूक्ष्मता पहचाननी आनी चाहिए, कविता में शुद्ध लेखन होना चाहिए, नियमों का ध्यान रखना चाहिए, विषय पर वे सहज बातें कहे ऐसा होना चाहिए। अन्य तो ये सब आप लिख सकते हैं। और ये जो चैप्टर था ये पूरा मराठी में चैप्टर था, तो ये आपके अनुवाद किया गया है केशव प्रथम वी के द्वारा इस बुक में। और ऐसे हमारे चैप्टर यहाँ खत्म हो जाता है। आप इसमें से जितना हो सके 1 मार्क्स के क्वेश्चन बनाइए, और जहाँ जहाँ पे मैंने क्वेश्चन बताया आपने लिख लीजिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाया। इस चैप्टर में जितना हो सके जो मेन लीड है, जो आनंदा है हमारे लेखक, उनके क्या क्या नाम उपयोग किए गए हैं अलग अलग जगह, वो कौन से मास्टर्स है जिन्होंने फर्स्ट टाइम लेखक का नाम आनंदा पुकारा था, तो वो मंत्री मास्टर थे। वो क्या पढ़ाते थे? गणित पढ़ाते थे। सौंदर्यलेखन मास्टर ने किस प्रकार लेखक के जीवन में एक नया उजाला लाया, किस प्रकार परिवर्तन लाए, तो उन्हें कविता के बारे में बताया। और उनको जैसे जैसे इंटरेस्ट आता गया तो वो उनकी कविता करते गए इस प्रकार से। और मराठी के टीचर कौन थे? तो NS सौंदर्यलेखन मास्टर थे। और कक्षा में जो लेखक थे उनका सबसे प्रिय मित्र कौन था? तो वसंत पाटिल था। वसंत पाटिल का परिचय दीजिए। तो वो बहुत ही दुबले पतले इंसान थे और बहुत ही होशियार था, गणित में भी अच्छा था, क्लास में सभी का प्रश्नों को चेक करता था, और उन्हें देखकर लेखक को भी पढ़ने की प्रेरणा मिली। उसके अलावा जो लेखक के पिता दादा का क्या नाम था? तो रत्नप्पा था। लेखक और उनकी माँ अपनी परेशानी लेकर किसके पास गए? तो दत्ताजी राव के पास गए थे। दत्ताजी राव कौन थे? तो दत्ताजी राव गांव के जागीरदार थे। लेखक के खेतों में किसकी क्या बनाया जाता? तो गुड़ बनाया जाता। किससे बनाया जाता? ईख से बनाया जाता था। और लेखक के खेत का कोल्हू सबसे पहले क्यों चलता था? ताकि उन्हें भाव ज्यादा अच्छे से मिले, ऐसा दादा का मानना था। इसी प्रकार से और बहुत सारे क्वेश्चन बनाएंगे, तो आप चैप्टर में जितना हो सके क्वेश्चन बनाइए, उन्हें अलग से कॉपी में लिखिए। ये बुक के पीछे के क्वेश्चन आंसर्स है, अभ्यास प्रश्न। ये 6 क्वेश्चंस आपको डिस्क्रिप्शन में PDF में मिल जाएंगे इनके आंसर्स, तो आप उनमें से देख के पढ़ लीजिएगा। और भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो होंगे वो भी आपको इन PDF में मिल जाएंगे। थैंक यू।